नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के 11वां पाठ जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 वंशागति के आणविक आधार का अध्ययन किया था और हमने आपको बताया था कि जो वंशागति का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है वह जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से मेल खाता है। अर्थात चैप्टर 6, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 तीनों में कुछ ऐसे शब्द हैं जो चैप्टर 6 से ही हैं। तो आप अगर चैप्टर 11 को इस वक्त पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। इसलिए हमने जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या योगदान होता है, या बोलें कि जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर में हमारे जीवन में कुछ मेडिसिन्स बनती हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे कि वह किस प्रकार से बनती हैं। तो आइए समझते हैं। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पुरानी जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि प्रारंभिक जैव प्रक्रियाओं के द्वारा मानव के लिए उपयोगी पदार्थ या प्रक्रमों के विकास को ही जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं थे। इसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। बोला जा रहा है कि जो प्रारंभिक जैव प्रक्रिया हुई थी उसमें मानव के लिए कुछ उपयोगी पदार्थ के प्रक्रमों का विकास हुआ था या प्रक्रमों का विकास हुआ था, जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं और इसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो डबल रोटी, शराब, सिरका, दही इत्यादि का निर्माण। बात किया जाए न्यू बायोटेक्नोलॉजी नवीन जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, तो वर्तमान में पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रयोग द्वारा जीवों में बहुमूल्य क्षमताओं के विकास को नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बोला जा रहा है कि वर्तमान में जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक आई है उसके द्वारा जीवों की जो बहुमूल्य क्षमता है उसका अगर विकास हो रहा है तो इसे नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। बोला जा रहा है यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी की क्या परिभाषा है। बोला जा रहा है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान एवं जीवों की कोशिकाएं इसके अंग तथा आणविक अनुरूप का समायोजन होता है। अब आइए जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित तकनीकों का मुख्य योगदान रहा है। पहला अनुवांशिक इंजीनियरिंग, दूसरा रासायनिक इंजीनियरिंग। अर्थात बात किया जाए जैव प्रौद्योगिकी दो प्रकार का होता है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग और रासायनिक इंजीनियरिंग। आइए अनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि इस तकनीक के अंतर्गत जीवों में वांशिक लक्षण प्रारूप जिसे फिनोटाइप कहते हैं प्राप्त करने के लिए जीन या डीएनए के खंड को जोड़ना, घटाना या डीएनए के खंड को ठीक करने की प्रक्रिया को ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जीन इंजीनियरिंग कहते हैं। बोला जा रहा है कि इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहा जाता है, इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि रासायनिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। तो रासायनिक इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में सिर्फ वांछित सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कराकर ज़्यादा मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंजाइम, एंटीबायोटिक, टीका इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जीन क्लोनिंग किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से चित्र है उस प्रकार अपनी कॉपी में बना लेंगे। इसको ओरासाइट बोलते हैं, एक ऐसा है, यहाँ पे एक ओरासाइट है और ये बीच में इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये साल्मोनेलम टाइफोमेरियम है, यह कोई एनिमल सेल है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं किसी को भी काटना होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटते हैं और लाइगेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं जिससे पुनर्योगज प्लाज्मिड या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण होता है। फिर उसको परपोषी में स्थानांतरण करते हैं, ई कोलाई से होस्ट कराते हैं, उसमें परपोषी में ट्रांसफरमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ई कोलाई के बहुत सारे संतति बना लेते हैं। अब आइए समझते हैं कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो बोला जा रहा है कि स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सन 1972 ईस्वी में सर्वप्रथम
पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था? अगर क्वेश्चन आए कि पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था, तो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने। इन्होंने साल्मोनेलम टाइफोमोरियम जीवाणु जो है के मूल प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को सफलतापूर्वक क्या किया था, जोड़ा था। और आणविक कैंची यानी कि प्रतिबंधन एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन तथा प्लाज्मिड को काटा गया। फिर लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों को यानी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को और प्लाज्मिड को साथ में जोड़ दिया गया। इसके बाद प्लाज्मिड को पुनर्योगज प्लाज्मिड या पुनर्योगज डीएनए या संकर प्लाज्मिड कहते हैं। अब आइए यह जानते हैं कि जीन क्लोनिंग किसे कहा जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए को पोषी इश्रिशिया कोलाई में स्थानांतरण करने पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से अनेक कॉपी बना लेता है और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के ई कोलाई में गुणन ही क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। फिर बोल रहा है जीन में आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत कितने चरण होते हैं। तो जीन में आनुवांशिक रूपांतरण के मूलभूत 3 चरण होते हैं। पहला वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, दूसरा चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण और तीसरा स्थानांतरित डीएनए का परपोषी में सुरक्षित रहना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित रहना। बोला जा रहा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के क्या साधन है। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा लाइगेज एंजाइम, तीसरा वाहक जिसे वेक्टर कहते हैं और चौथा परपोषी और पांचवा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब आइए जानते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं। बोला जा रहा है कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है वह डीएनए को विशिष्ट शाखा या स्थल से काटते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम केवल डबल हेलिक्स डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या द्विशाखा रज्जुक डीएनए पर ही क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। बोला जा रहा है कि आणविक कैंची या आणविक चाकू के नाम से या प्रतिबंधन एंजाइम को जाना जाता है, या प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग आणविक कैंची कहें या आणविक चाकू कहें, दोनों बात एक ही। बोला जा रहा है कि सन 1963 ईस्वी में 2 एंजाइम को पृथक किया गया था। यह जो एंजाइम है इश्रिशिया कोलाई में जीवाणु भोजी की वृद्धि करता है। इसमें से एक एंजाइम डीएनए को मिथाइल से जोड़ता है तथा दूसरा एंजाइम है वह डीएनए को काटता है। इसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भी कहा जाता है। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लिएज के अंतर्गत आता है और जो न्यूक्लिएज एंजाइम होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम और इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम किसे कहते हैं, तो वह एंजाइम जो डीएनए को छोड़ यानी सिरा से काटता है, जो डीएनए को छोड़ यानी सिरा से काटे उसे एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यह डीएनए का संरचना है और इसको यहाँ से काटता है, यहाँ से और इधर से काटता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिरा से काटा है, इसको एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं। अब समझते हैं कि इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसे कहते हैं। तो बोला जा रहा है कि यह जो एंजाइम है वह डीएनए के भीतरी भाग के विशिष्ट स्थान से काटता है या भीतरी भाग से, यहाँ से बीच में से काटता है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काटा है। तो जिस प्रकार फिगर बना है आप लोग बना लेंगे। बोला जा रहा है कि जो प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज जो एंजाइम है वह हिंड 2 को खोजा गया था, हिंड 2 को। यह ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहला प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम किसको खोजा गया था, हिंड 2 को। अब प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से होता है, जैसे इको आर1 है, इको आर1 फर्स्ट, तो जो इसका पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है, जो जीवाणु में वंश का पहला अक्षर होता है या वंश को दर्शाता है। और दूसरा जो CO लिखा है वह जीवाणु के जाति का 2 अक्षर दिखाता है। ई का अर्थ होता है इश्रिशिया, CO का अर्थ होता है कोलाई, और R जो होता है वह प्रभेद दिखाता है, और जो फर्स्ट लिखा है यह रोमन संख्या को दिखाता है। प्रतिबंधन एंजाइम की क्या क्रिया है, तो प्रतिबंधन एंजाइम यह जो एंजाइम है वह दोनों डीएनए लड़ियों में से एक स्थान पर काटता है। आप लोग इस चित्र को आपकी किताब में दिया है, आप लोग इसको बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग पैलिंड्रोम के बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।